हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर 5 जिसकी थीम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य के पार्ट 2 को करेंगे। मेरा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आइए देखते हैं। अभी तक हमने फर्स्ट पार्ट में जनपद और महाजनपद के बारे में पढ़ा। महाजनपद में कैसे राजा अपनी राजधानियां रखने लगे, किलाबंदी करवाने लगे, सेना रखने लगे और सिपाहियों को नियमित वेतन देने लगे थे। आज हमारे सब टॉपिक होंगे कर, कृषि में परिवर्तन, मगध और वज्जी। कर अब विशाल इन सब चीज़ों के लिए जो वो किला बनवा रहे थे, किलाबंदी कर रहे थे, बड़ी सेना रख रहे थे, इन सब चीज़ों के लिए उन्हें राशि कहाँ से प्राप्त होती थी? वो लोग जो साधारण लोगों से कर लेने लगे। साधारण लोग उपहार देते थे अपनी मर्जी से, उन सब पर वो निर्भर नहीं रह सकते थे। आइए देखते हैं किन किन लोगों से महाजनपद के राजाओं ने कर लेना शुरू किया। फसलों पर लगाए गए कर, जिसमें वो किसान से कर लेते थे, कारीगरों के ऊपर कर लगाया, पशुपालकों को जानवर या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। उत्पाद कैसे? दूध, दही, घी, इन सब पर कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान पर कर देना पड़ता था। अखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी। जो भी उन्हें जंगल से जैसे लकड़ी मिली वो कुछ चीज़ें उन्हें देनी पड़ती थी। जड़ी बूटी है, शहद हुआ, ये सब चीज़ें वो महाजनपद के राजाओं को टैक्स के रूप में देते थे। नेक्स्ट आगे कृषि में परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। कृषि में परिवर्तन जैसे प्रारंभिक वैदिक काल से हो रहा था, उत्तर वैदिक काल में बहुत ज़्यादा चेंज आए कृषि में। कैसे कैसे आए? उत्तर वैदिक से पहले लोग जो हैं वो लकड़ी के फाल का प्रयोग करते थे, पर अब लोहे के फाल का प्रयोग करने लगे थे। लोहे के फाल से क्या हुआ? फसल की उपज बढ़ने लगी, किसानों को थोड़ा कम मेहनत करनी पड़ी जैसा वो पहले लकड़ी के फाल से प्रयोग करके करते थे, उससे थोड़ा सा कम उन्हें काम करना पड़ा। जल्दी जल्दी काम होना स्टार्ट हो गया, जिससे कृषि में विकास हो गया। परिवर्तन क्या हुआ? पहले जो लोग थे वो खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाते थे, पर अब उत्तर वैदिक काल से महाजनपद के समय से क्या होने लगा कि जो धान की जो पौध है उसको तैयार कर कर उसका रोपण करना उन्होंने शुरू कर दिया था। इसके शुरू होने से क्या हुआ? पैदा है उसकी उपज जो है ज़्यादा बढ़ गई, अब जिससे कृषि में विकास होने लगा, कृषि में उन्नति होने लगी। कृषि में उन्नति हुई तो जो राजा हैं उन सबको भी ज़्यादा कर मिलने लगा और वो अपना काम और अच्छे से कर पाए। अब आगे नेक्स्ट आता है मगध। मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद माना जाता है। 16 महत्वपूर्ण जनपद में से हमारी एनसीईआरटी में इसका उल्लेख आया है। देखिए, जिस एरिया में जितने ज़्यादा संसाधन होंगे, रिसोर्स होंगे, वो उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली होगा। अब मगध है, वहाँ पर नदियाँ भी हैं, जंगल भी हैं और लोहा अश्वगाने भी हैं। अब इन चीज़ों से क्या हुआ? मगध जो है एक महत्वपूर्ण महाजनपद बन गया। अब नदियाँ कौन सी थी? गंगा और सोन गंगा की सहायक नदी, ये नदियाँ बहती थी जिनसे वो यातायात में इनका प्रयोग करते थे। जल वितरण, नदियाँ होने से पानी की सप्लाई आसानी से हो जाती थी और जिससे जमीन भी उपजाऊ बनी रहती थी। अब मगध में नदियाँ थी और जंगल से क्या करते? लकड़ियाँ प्राप्त करते, लकड़ियों से घर बनता, गाड़ियाँ बनती और रथ बनाने में उस लकड़ी का प्रयोग करते थे। और जंगल से हाथियों को पकड़कर, सबसे मेन आता है हाथी को पकड़कर उसको ट्रेनिंग देकर सेना के काम में लाया जाता था। उनको प्रशिक्षित कर हमने अगर मूवी वगैरह सब में देखा कैसे हाथी पर बैठ के वो लोग युद्ध में जाते हैं। वो लोग जंगलों से पकड़ते थे हाथी और उनका प्रयोग सेना में करते थे, पर उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ती थी। यही नहीं, अब लोहे अशक की खदानें भी मिली हैं। लोहे अशक की खदानों से क्या हुआ? औजार बनाए गए, हथियार बनाए गए। अब इन औजार हथियार से जो बाहरी जो दुश्मन थे, जो शत्रु थे उन राजाओं के, वो आक्रमण करने से डरने लगे। अब देखिए, मगध में हम वैसे तो बहुत शक्तिशाली राजा हुए हैं, पर यहाँ पर 3 का उल्लेख मिला है। बिंबिसार,
अजातशत्रु और महापद्मनंद। महापद्मनंद जिसके बारे में अगर आपने चंद्रगुप्त सीरियल देखा है उसमें देखा होगा अच्छे से, उसमें कैसा बताया गया है उसके बारे में। इन्होंने जो है महापद्मनंद ने अपना नियंत्रण क्षेत्र उत्तर पश्चिमी भाग तक फैलाया हुआ था, जिससे इनके जो बिहार अब मगध का जो काफ़ी एरिया था वो इन्होंने कब्जा किया हुआ था, फैलाया हुआ था। इसलिए उनकी जो पहले जो राजधानी थी, यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मगध की राजधानी पहले क्या थी और उसको चेंज कर कर बाद में क्या किया गया। बिहार के पहले जो राजधानी थी मगध की वो है बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर, और बाद में पाटलिपुत्र जो आज का पटना है वो उसको बनाया गया। उसके बाद आता है सिकंदर। सिकंदर जो मेसिडोनिया का राजा था, उसका सपना था विश्व विजय प्राप्त करना, पर वह उसने काफ़ी एरिया को जीता, पश्चिमी एशिया के काफ़ी राज्यों को जीता था। पर व्यास नदी के किनारे जब वो पहुंचा तो उसके सिपाहियों ने मगध पर आक्रमण करने से मना कर दिया कि हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी, जिससे वो लोग डरते थे कभी ये ज़्यादा आक्रमण ना कर दें और हम सबको भगा न दें। हमारी एनसीईआरटी में इसका वर्णन किया गया है। फिर आता है वज्जी। वज्जी जो मगध के नज़दीक में स्थित था, इसकी राजधानी वैशाली थी। उस समय ही राज्य था, अब राज्य में। कि यह क्यों फेमस था? यह अपनी एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था के लिए जाना जाता है। क्या थी शासन व्यवस्था? जिसे गण या संघ कहते थे। गण क्या होता है? लोगों का समूह। संघ एक संगठन, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो होता था। अब इनके शासक क्या होते थे? जो गण और संघ में लोगों का समूह है, जितने भी उसमें गण या संघ में कई शासक होते थे, प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। अब राजा हमने पीछे पड़े कि अनुष्ठानों को संपन्न कराते थे। अब ये सभी राजा मिलकर ही अनुष्ठानों को संपन्न करवाते थे। इनकी विशेषता क्या आती है? इन विशेषताओं को लिखकर भी पूछा जा सकता है कि ये किन के बारे में विशेषताओं का वर्णन किया गया है। सभाओं में बैठकर ये बातचीत करते थे, बहस करते थे और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है, किस तरह करना है। अगर शत्रु कोई आक्रमण कर देता है तो वो मिलकर आपस में सब मिलकर गण संघ वो आपस में मिलकर ही तय करते थे कि हमें कैसे उन शत्रुओं से निपटना है, और इनमें हिस्सा कौन नहीं लेता था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्त्रियां, दास, कमकार। अब आगे वर्णन मिलता है दीर्घ निकाय का। दीर्घ निकाय जो एक इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह एक बौद्ध ग्रंथ है। अब नेक्स्ट चैप्टर में जैसे आप जाओगे तो वहाँ कोई और निकाय भी आएगा, तो इसलिए यहीं से ही याद करते चले। दीर्घ निकाय एक बौद्ध ग्रंथ, वज्जी संघ का उसमें वर्णन मिलता है। अजातशत्रु अभी पीछे आया ना, मगध के शक्तिशाली शासक में अजातशत्रु, उनके बारे में वर्णन आया है। अजातशत्रु जो वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे, जो मगध के राजा थे, मगध जनपद का राजा था अजातशत्रु, जो वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। उसका मंत्री, उनके मंत्री का नाम वस्कार था। वस्कार जो बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए भेजा गया अजातशत्रु के द्वारा। तो उन्होंने, बुद्ध ने उनसे पूछा, किन से? मंत्री वस्कार से, क्या जो वज्जी हैं वो सभाएं नियमित रूप से करते हैं? क्या उनके जितने भी सदस्य हैं क्या उसमें उपस्थित होते हैं? तब उन्होंने बताया कि अगर जब तक वज्जी वाले, वज्जी संघ, वज्जी गण है, ये सब काम करते रहेंगे, पूर्ण नियमित सभा करते रहेंगे, मिलजुल कर काम करेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे, महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और संतों का सम्मान करेंगे, उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे, तब तक वज्जीवासी उन्नति करते रहेंगे। ये सब काम होते रहेंगे, तब तक कोई भी अन्य जो भी राज्य का है उस समय उन पर आक्रमण नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सब लोग इकट्ठे होकर ही सब निर्णयों पर पहुंचते थे। इसलिए वज्जी जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे आता है कि कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे पर वो जीत न पाए, पर गुप्त शासक 1500 साल बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर अपने राज्य में उन्हें शामिल कर लिया। इसके बारे में अध्याय तुम 9 में पढ़ोगे। अब आइए पूरे चैप्टर को समराइज कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं।
देखिए, हमने सबसे पहले राजाओं के बारे में पढ़ा। अश्वमेध यज्ञ होता था, महाजनपद के कैसे कैसे राजा हुए, जनपद जो 3 जो वहाँ उनकी साइटें मिली थी उनके बारे में इम्पोर्टेंट हो जाता है, और जनपद की क्या क्या विशेषता थी। महाजनपद 16 महाजनपद थे, वो कैसे अलग थे, किलाबंदी क्यों करते थे, किलाबंदी के लिए उन्हें किन संसाधनों की आवश्यकता होती थी। हमने महाजनपद के बारे में पढ़ा, टैक्स के बारे में, कर के बारे में पढ़ा, कृषि में कौन कौन से 2 बदलाव आए हमने उनके बारे में पढ़ा, मगध के बारे में पढ़ा, मगध क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, और हमने इसके 3 राजाओं के बारे में पढ़ा, बिम्बिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद, और हमने वज्जी के बारे में पढ़ा। तो इस प्रकार से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।